नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक शुक्ला आज फिर उपस्थित हूं आपके साथ लोक सेवा आयोग और व्यापम की परीक्षा की तैयारी के लिए वीडियो लेक्चर लेकर। लेकिन आगे बढ़ने के पहले मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन भी जरूर दबा दीजिए ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलता रहे। साथ ही यह अनुरोध भी है कि इस वीडियो को लाइक करिएगा और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करिएगा। जैसा आप जानते हैं, हम लोग आजकल भारत के संविधान पर चर्चा कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने संघ की सरकार के बारे में बात की थी, आज हम राज्य के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले राज्य क्या है इसको समझते हैं। अनुच्छेद 152 ये कह रहा है कि इस भाग के प्रावधानों में राज्य पद में जम्मू कश्मीर राज्य नहीं है। यह प्रावधान जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिए जाने के कारण रखा गया था। अनुच्छेद 153 के अनुसार राज्य की कार्यपालिक शक्ति राज्यपाल में निहित है। यह अनुच्छेद राष्ट्रपति के संबंध में इसी तरह के प्रावधान के समान है। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख है, परंतु वास्तविक प्रमुख मुख्यमंत्री होता है और वास्तविक कार्यपालिक शक्ति मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद के पास होती है। राज्यपाल के बारे में बात करते हैं। राज्यपाल के संबंध में प्रावधान अनुच्छेद 155 से अनुच्छेद 162 तक दिए गए हैं। आइए हम थोड़ा सा राष्ट्रपति और राज्यपाल के अंतर को समझने की कोशिश करते हैं। बाकी चीजें तो राज्यपाल के बारे में राष्ट्रपति जैसी ही हैं। सबसे पहले नियुक्ति के बारे में अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, जबकि राष्ट्रपति की नियुक्ति उसके चुनाव के बाद होती है, जो संसद के दोनों सदनों और राज्य विधानमंडल के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा किया जाता है। दूसरी बात पदावधि की है। अनुच्छेद 156 के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। इसका मतलब यह हुआ कि राष्ट्रपति उसे कभी भी बिना कोई कारण बताए हटा सकता है। दूसरी तरफ राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है और उसे केवल संसद द्वारा महाभियोग लगाकर ही हटाया जा सकता है। तीसरी बात अर्हताओं के बारे में। अनुच्छेद 157 के अनुसार राज्यपाल पद के लिए अर्हता भारत का नागरिक होना और 35 साल की आयु होना है, जबकि राष्ट्रपति की अर्हता में लोकसभा का सदस्य होने के लिए आवश्यक अर्हता भी शामिल है। फिर चौथी बात है शर्तें। अनुच्छेद 158 के अनुसार राज्यपाल संसद या किसी राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं हो सकता और भारत सरकार या राज्य सरकार में या उसके अधीन किसी प्राधिकारी में लाभ का पद धारण नहीं कर सकता। ये शर्तें राष्ट्रपति पद की शर्तों के समान ही हैं, परंतु किसी व्यक्ति को एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है, जबकि राष्ट्रपति किसी राज्य का राज्यपाल नहीं होता है। फिर क्षमा वगैरह की जो शक्तियां हैं उसके बारे में अनुच्छेद 161 राज्यपाल को किसी ऐसे अपराध की दंड से क्षमा, प्रविलंबन, विराम, परिहार या लघुकरण करने की शक्ति देता है जो कि राज्य के किसी कानून से संबंधित है। लेकिन राज्यपाल की शक्तियां मृत्युदंड के संबंध में नहीं है और केंद्र सरकार से संबंधित कानूनों के बारे में भी नहीं है, सशस्त्र सेनाओं के बारे में भी नहीं है। फिर मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की बात करते हैं। इसके संबंध में प्रावधान अनुच्छेद 163 और अनुच्छेद 164 में है। ये प्रावधान केंद्र में प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रिपरिषद के समान ही हैं, मतलब वो लेजिस्लेचर के लिए पूरी तरह से उत्तरदायी हैं। जो बहुमत वाला दल होता है विधानमंडल में, उसी को मुख्यमंत्री के रूप में मुख्यमंत्री बनाने के लिए राज्यपाल के द्वारा आमंत्रित किया जाता है। तभी तक सरकार रहेगी जब तक कि उसको कॉन्फिडेंस है विधानसभा में। अगर विधानसभा में नो कॉन्फिडेंस हो जाता है तो वो सरकार नहीं रह जाएगी। और जैसा हमने पहले केंद्र सरकार के बारे में देखा था, मंत्रिपरिषद की सामूहिक जिम्मेदारी होती है, तो इसलिए सभी लोग मिलकर काम करते हैं और एक समान उनकी पूरी जिम्मेदारी होती है। महाधिवक्ता के लिए प्रावधान अनुच्छेद 165 में महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। महाधिवक्ता राज्य सरकार को विधिक सलाह तो देता ही है, उच्च न्यायालय में राज्य सरकार की ओर से प्रकरणों की पैरवी भी करता है। तो ये केंद्र सरकार में भारत के महान्यायवादी के समान इसमें प्रावधान किया गया है। राज्य सरकार के कार्य संचालन के लिए नियम बनाने की शक्ति अनुच्छेद 166 ने राज्यपाल को दी है। ये नियम मंत्रिपरिषद की सलाह पर बनाए जाते हैं। विभागों को कार्य आवंटन नियम और राज्य सरकार के कार्य संचालन नियम इन नियमों में शामिल हैं। अनुच्छेद 167 बताता है कि राज्यपाल को प्रशासन संबंधी सभी सूचनाएं देने का मुख्यमंत्री का कर्तव्य है। राज्य विधानमंडल की संरचना के संबंध में अनुच्छेद 168 से 195 में प्रावधान है।
राज्य विधानमंडल में एक सदन या दो सदन हो सकते हैं। जहां केवल एक ही सदन है वो विधानसभा कहलाता है, जहां दो सदन है वहां दूसरा सदन विधान परिषद कहलाता है। अनुच्छेद 169 के अनुसार राज्य की विधानसभा ने यदि इस आशय का संकल्प कुल सदस्य संख्या के बहुमत और उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित कर दिया है तो संसद उस राज्य की विधान परिषद के सृजन या उत्साधन करने के लिए संसद में विधि द्वारा उपबंध कर सकती है। विधानसभा की संरचना के बारे में लोकसभा जैसे ही प्रावधान है। विधान परिषद के बारे में अनुच्छेद 171 में प्रावधान है, जिसमें प्रमुख बातें हैं। विधान परिषद के सदस्यों की संख्या विधानसभा के सदस्यों की संख्या के 1/3 से कम नहीं होगी और 40 से कम तो बिल्कुल नहीं होगी। विधान परिषद के लिए चुनाव जो है 1/3 राज्य की नगर पालिकाओं, जिला बोर्डों और अन्य स्थानीय प्राधिकारियों के निर्वाचक मंडल से, 1/12 भाग राज्य के स्नातकों से, 1/12 भाग माध्यमिक शालाओं और कॉलेजों के शिक्षकों के निर्वाचक मंडल से, 1/3 राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा ऐसे व्यक्तियों से जो विधानसभा के सदस्य न हो और शेष सदस्य राज्यपाल द्वारा नाम निर्देशित किए जाते हैं। राज्यपाल के अभिभाषण के बारे में वही प्रावधान है जो राष्ट्रपति के अभिभाषण के बारे में है। सदन के सदस्यों, महाधिवक्ता आदि के वाक स्वातंत्र्य के बारे में भी संसद के समान ही प्रावधान है। विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के प्रावधान अनुच्छेद 178 से 181 तक हैं और ये प्रावधान भी लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के समान ही हैं। विधान परिषद के सभापति और उपसभापति के लिए प्रावधान अनुच्छेद 182 में है। उनका चुनाव विधान परिषद के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 192 में प्रावधान है कि लाभ के पद के संबंध में निर्भरता के बारे में राज्यपाल निर्वाचन आयोग से राय लेकर कार्यवाही करेगा और आयोग के राय के अनुसार ही निर्णय लेने की उसकी बाध्यता है। तो ये भी केंद्र सरकार में जो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाने वाला कार्य है उसके बिल्कुल ही समान है। राज्य विधानसभा द्वारा विधायी कार्य के प्रावधान अनुच्छेद 196 से अनुच्छेद 201 तक है। यह भी संसद के लिए उसी प्रकार के प्रावधानों के बिल्कुल समान है। अंतर यह है कि अनुच्छेद 200 के अंतर्गत राज्यपाल किसी विधेयक पर अनुमति देने या अनुमति रोकने के अलावा विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित भी कर सकता है। अनुच्छेद 201 में इस प्रकार राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति को यह घोषित करना होता है कि वो विधेयक पर अनुमति दे रहा है या रोक रहा है या विधानसभा को पुनर्विचार के लिए भेजने के निर्देश राज्यपाल को दे रहा है। और अगर पुनर्विचार के लिए भेजने के निर्देश देता है तो पुनर्विचार के बाद जब विधेयक पारित होगा तो राज्यपाल उसको फिर से राष्ट्रपति को विचार के लिए भेजेगा। अनुच्छेद 213 में राज्यपाल की अध्यादेश आख्यापित करने की शक्ति है। तो मैं उन बातों को बार बार इसलिए नहीं कह रहा हूं कि केंद्र सरकार के तारतम्य में आप उन सारे प्रावधानों को पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। केवल अनुच्छेदों की संख्या भर भिन्न है, बाकी सारी चीजें एक जैसी हैं। जहां पर कुछ अलगाव है, कुछ फर्क है, कुछ अंतर है, वही मैं आपको अलग से बताने का प्रयास कर रहा हूं। तो अंतर के रूप में सबसे बड़ी चीज जो है वो राज्यपाल के विवेकाधिकार के बारे में है। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य है। वो केवल एक बार प्रकरण मंत्रिपरिषद को पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं, लेकिन यदि मंत्रिपरिषद पुनर्विचार के बाद पुनः उसे राष्ट्रपति को भेजती है तो राष्ट्रपति उसे मानने के लिए बाध्य है। लेकिन राज्यपाल को अनेक प्रकरणों में स्वविवेक से कार्य करने का अधिकार है। और ये कौन से अधिकार हैं ये मैं आपको बता रहा हूं। पहली चीज, राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करने का निर्णय स्वविवेक से लेता है। दूसरा, राष्ट्रपति शासन लगाने की अनुशंसा करने का निर्णय राज्यपाल स्वविवेक से लेता है। तीसरा, यदि चुनाव में किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता तो राज्यपाल इस बात का फैसला करता है कि कौन सा दल राज्य को एक स्थिर सरकार देने में सक्षम है और उस दल के नेता को मुख्यमंत्री बनने के लिए वो आमंत्रित कर सकता है। हाँ, ये जरूर है कि अंततः सदन में उसे अपना बहुमत साबित करना ही होगा। यदि मंत्रिपरिषद विधानसभा में बहुमत खो देती है तो राज्यपाल सरकार को बर्खास्त कर सकता है और राज्यपाल विधानसभा को भंग भी कर सकता है। प्रमुख बात यह है कि राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक है और राष्ट्र का संवैधानिक प्रमुख है तथा केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य है। दूसरी तरफ राज्यपाल राज्य में केंद्र सरकार का प्रतिनिधि है। सामान्य रूप से वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करता है,
परंतु राज्य सरकार यदि संविधान के अनुरूप काम करने में असफल हो जाए या कुछ अन्य परिस्थितियों में राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार काम करने के लिए बाध्य नहीं है और राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की अनुशंसा कर सकता है। राज्य के उच्च न्यायालय के संबंध में जो प्रावधान है वो संविधान के अनुच्छेद 216 से 232 तक है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम की सिफारिश पर की जाती है। उनका स्थानांतरण भी राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम की सिफारिश पर ही किया जाता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने का प्रावधान उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के प्रावधान के समान ही है। उच्च न्यायालय को रिट निकालने की शक्ति अनुच्छेद 226 में है। यह अनुच्छेद कहता है कि अनुच्छेद 32 में किसी बात के होते हुए भी प्रत्येक उच्च न्यायालय को उन राज्य क्षेत्रों में सर्वत्र जिनके संबंध में वो अपनी अधिकारिता का प्रयोग करता है भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों में से किसी को प्रवर्तित कराने के लिए और किसी अन्य प्रयोजन के लिए भी उन राज्य क्षेत्रों के भीतर किसी व्यक्ति या प्राधिकारी को या समुचित मामले में किसी सरकार को ऐसे निर्देश, आदेश या रिट जिसके अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेरण रिट शामिल हैं या उनमें से कोई निकालने की शक्ति होगी। यहां यह स्पष्ट है कि जहां सर्वोच्च न्यायालय केवल भाग 3 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के प्रकरणों में ही रिट जारी कर सकता है, वहीं उच्च न्यायालय अन्य प्रयोजनों के लिए भी रिट जारी कर सकता है। अनुच्छेद 227 उच्च न्यायालयों को अपनी अधिकारिता क्षेत्र के सभी न्यायालयों पर अधीक्षण की शक्ति प्रदान करता है। फिर इसके बाद अध्याय 6 है जो अधीनस्थ न्यायालयों के बारे में है। जिला न्यायालय और जो बाकी के अधीनस्थ न्यायालय हैं जो उच्च न्यायालय के अंतर्गत काम करते हैं उनके बारे में है। तो राज्य सरकारों के बारे में हम लोगों ने आज बहुत संक्षेप में सारी बातें कर ली हैं और बहुत विस्तार से मैंने इसलिए नहीं कहा क्योंकि केंद्र सरकार के तारतम्य में इन सब प्रावधानों को हम लोग अच्छी तरीके से पढ़ और समझ चुके हैं। फिर भी अगर आपको कोई शंका है तो कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछिएगा, मैं उस शंका को दूर करने का प्रयास करूंगा। आज के लिए इतना ही। इसके बाद फिर मिलेंगे भारत के संविधान के किसी अन्य महत्वपूर्ण विषय को लेकर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।